हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो ऑलरेडी पब्लिश है साइट पर, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि मैम आरपीएससी का जो सिलेबस है इसको आप डिस्कस कर दीजिए, किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट, इस पर एक जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है इसके पहले भी मैं इसको डिस्कस कर दूँगी। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am, and I am UGC NET qualified in the very first attempt and PhD from University of Jammu. मेरा स्पेशलाइजेशन है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में, और ये मेरा नंबर है 8439066995। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि 1 जुलाई से आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस, लाइव क्लासेस मेरे ऐप पर शुरू होने जा रही हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड करना है, शिप्रानॉमिक्स, एंड इस ऐप पर ये क्लासेस उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पर मैं पहले पेपर 2 बता देती हूँ, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट यूनिट 1 है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो ये जो सिलेबस है ये काफ़ी डिस्पर्स सिलेबस है, काफ़ी फैला हुआ है। इस सिलेबस को सबसे पहले तो आपको एक फ्लो में डालना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इसको लेने के बाद प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ तक तो ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी तक हम देख लेते हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, है ना। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। इसके बाद डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी नहीं पढ़िएगा, आपको जिस तरीके से पढ़ना चाहिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, उसके बाद एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दीजिए। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपको फूड सिक्योरिटी भी आ जाता है, जो खाद्य सुरक्षा है वो भी आ जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है ना। और इसके अलावा भी जितने भी हैं, और इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे को भी जोड़ करके पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के जो आद्यतन आंकड़े हैं उसको आपको इसमें लेना है। और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो तो हर दिन एक न्यूज़पेपर को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी इसके साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। आप जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता होगा ना कि कुछ क्वेश्चन जो है वो तो बुक से भी नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था में चल रहा होता है, पिछले 6 महीने के आंकड़े, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी समसामयिकी है उसको भी आप करते चलें, ठीक है। एंड इसके बाद आप आ जाना इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री से रिलेटेड भी जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसको करना है। औद्योगिक नीति करने के बाद प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कुछ चैप्टर्स आपको इसमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि इसको एक सीरियल वाइज आप पढ़ लीजिए, क्योंकि केवल एक इंडस्ट्री अगर लिखा जाए, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इसमें आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो उद्योग से संबंधित सारी ही चीज़ें पढ़ लें। मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा पढ़ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप इंडस्ट्री, औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक नीति के साथ साथ जो भी प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, एमएसएमई है, लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग, और एमएसएमई के साथ साथ जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड अभी करंट में चल रहा है उसको भी इसमें कर लीजिए। एंड साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण से इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इसके पहले मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको करने के बाद सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर से ज़्यादा सवाल नहीं आते। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा अगर सवाल आते हैं तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से आते हैं, ठीक है। कभी भी आप देखोगे तो भाई बीपीओ इंडस्ट्री के सवाल रहते हैं कि कितना % है, इससे ज़्यादा इससे सवाल नहीं रहता। ज़्यादा सवाल एग्रीकल्चर के चैप्टर से होते हैं, इसलिए आप देखो तो एग्रीकल्चर का चैप्टर बहुत बड़ा है। फूड सिक्योरिटी दिया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, केसीसी, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड एग्रीकल्चर में आपको जैसे और भी चीज़ें हैं,
फर्टिलाइजर से संबंधित, उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस से संबंधित, ये सारी चीज़ें। प्राइस पॉलिसी इसमें नहीं दिया है, लेकिन प्राइस पॉलिसी भी पढ़ना ज़रूरी होता है ना। एमएसपी कौन देता है, एमएसपी कितने फूड आर्टिकल के लिए दी जाती है, एमएसपी पूरी उसकी हिस्ट्री दी हुई होती है सीएससीपी के द्वारा। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो आपका सिलेबस है उसमें 2-3 चीज़ें और दी हुई है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको मॉनेटरी की ऐड की हुई हैं, तो इसको मैं जैसे पढ़ाऊंगी तो मॉनेटरी वाला चैप्टर जो है मैं कुछ चीज़ें जो है वो मॉनेटरी में डालूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी किस में जाएगा, मॉनेटरी में जाएगा, तो उसको हम वहाँ पढ़ेंगे। इन्होंने कहीं भी नहीं दिया है कि भाई क्रोनोलॉजी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्रोनोलॉजी मतलब कि अभी तक कितनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनी। लेकिन अगर आप मौद्रिक नीति पढ़ते भी हैं तो पिछले 6 महीने में मौद्रिक नीति में क्या क्या चेंजेस हुए, रेपो रेट कैसा रखा गया, रिवर्स रेपो रेट कम किया गया, बढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसके साथ ही फॉरेन ट्रेड को भी सर्विस सेक्टर के बाद हम क्या करेंगे, फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड के बाद आपको 5 ईयर प्लान के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन 5 ईयर प्लान यहाँ पर पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। और 5 ईयर प्लान के साथ ही साथ स्टूडेंट नीति आयोग, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। WTO को इसमें डाल दिया गया है, जबकि WTO को हम कहाँ पढ़ेंगे, WTO को हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में WTO को यहाँ पर डालने का मतलब है कि इससे इंडियन इकोनॉमी में डालने का मतलब होता है कि WTO का करंट क्या चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इंडियन इकोनॉमी में WTO लिखा है इसका मतलब आपसे करंट पूछा जा रहा है, आदेतन आंकड़े पूछे जा रहे हैं कि WTO की अभी की क्या पॉलिसी चल रही है ना। और साथ ही साथ आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंडियन में डाला है, इसका मतलब कि आपसे इससे रिलेटेड जो करंट आंकड़े हैं वो पूछा जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, अब तो चलो ये धीरे धीरे पुराना हो रहा है और पिछले बार इससे ज़्यादा सवाल भी नहीं आए थे, तो इस बार आप रख लो कि भाई कोविड-19 एंड इकोनॉमी से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा मैंने इस सिलेबस को देखा है स्टूडेंट, इस सिलेबस में आपको बहुत चीज़ें जो है करंट से जोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में भी देखो इसमें 2 चीज़ें आपको ऐड की हुई हैं, पहला सांख्यिकी और दूसरा इकोनोमेट्रिक्स, अलग नहीं किया है। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहला मैंने क्या कहा, इसमें सांख्यिकी शामिल है जिसको मैं अलग से कराती हूँ, ठीक है, प्लस इसमें अर्थमिति शामिल है, अर्थमिति मतलब इकोनोमेट्रिक्स शामिल है, और तीसरा जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, गणितीय अर्थशास्त्र है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये 3 मिला करके आपका यूनिट 2 है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी पढ़ लो, गणितीय अर्थशास्त्र पढ़ लो तो अर्थमिति को समझना ईजी होता है। एंड सांख्यिकी में आपका मीन मीडियन मोड आप करते हो पहले, फिर डिस्पर्जन पर आते हो, फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, है ना। एंड रिग्रेशन का जो चैप्टर होता है स्टूडेंट वो लास्ट हो जाता है। आप लोगों को इसमें मल्टीपल कोरिलेशन, टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस, यहाँ तक आपको पढ़ना है सांख्यिकी में, ठीक है। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, काफ़ी डिटेल सिलेबस है ये, आई मस्ट टेल यू, काफ़ी डिटेल है, क्योंकि जनरली हम जो UGC नेट के लिए पढ़ते हैं कोरिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन RPSC ने कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। एंड रिग्रेशन एनालिसिस तक ही, यहाँ तक हम इसको पूरा करेंगे। इसको करने के बाद मैथमेटिकल उठाइए, और स्टूडेंट मैथमेटिकल के लिए सबसे अच्छी बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो चियांग की बुक आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, उसकी लैंग्वेज भी काफ़ी सरल है, एंड जैसा एग्जाम में सवाल आता है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है चियांग की। एंड इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो तो एक गुप्ता की बुक आती है, ठीक है। तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, सिंपल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थियरी, इनपुट आउटपुट, बहुत ही जो जितने रहने चाहिए उतने इसमें दिए हुए हैं, है ना। क्योंकि देखो अवकलन और समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपने अवकलन और समाकलन नहीं किया हुआ है तो आपसे माइक्रो के मैथ नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो माइक्रो पढ़ने के पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम अब तो मैथ समझ नहीं आता,
मैथ को हम क्या करें, तो देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आर्ट्स में आते हैं तो हम कहाँ सोचते हैं कि हमें मैथ भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आपको एक शौक लगता है इसमें तो बहुत मैथ पढ़ना है, और मैथ एक्चुअली इसमें पढ़ना है। हम कहे जाते हैं हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम आधा साइंस पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ये दोनों अगर आपसे अच्छे से बन जा रहे हैं, इसका मतलब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी मैथ है, जो भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, वो आराम से बनेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में केवल थियरी पढ़िएगा, उसको बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आप सवाल देखोगे वो आपके थियरी पोर्शन से ज़्यादा होते हैं। गेम थियरी एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ये दोनों करने के बाद तब हम थर्ड पर आते हैं, इकोनोमेट्रिक्स या अर्थमिति। अर्थमिति में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई सैम्पलिंग के तरीके, कितने सैम्पलिंग के तरीके हैं। सैम्पलिंग तरीका पढ़ने के बाद जितने तरह के टेस्ट हैं, है ना, सबसे पहले तो आपको सैम्पलिंग टेक्निक के बाद एस्टिमेशन कि एक अच्छा एस्टिमेटर किसको कहते हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स पर एक ही सबसे अच्छी बुक आती है गुजराती की, लेकिन वो काफ़ी वास्ट बुक है। एंड इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहो स्टूडेंट, तो मैंने इकोनोमेट्रिक्स का अलग से भी एक कोर्स दिया हुआ है। आप लोगों को अगर पूरा कोर्स नहीं लेना तो आप इकोनोमेट्रिक्स ले सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम में भी मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है, राइट। तो अगर आपको इसको ठीक से पढ़ना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सैम्पलिंग टेक्निक के बाद एस्टिमेशन को अच्छे से पढ़िएगा कि एक अच्छा एस्टिमेटर क्या है, इससे बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, और एरर को हम किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं, है ना। पावर ऑफ टेस्ट किसको कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सार्थकता का जो स्तर हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। और किस तरीके से कोई भी टेस्ट जो है वो पास होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके बाद जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, है ना। जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट जो है, टी को स्टूडेंट टेस्ट कहते हो, एफ टेस्ट जो है वो वेरिएंस का रेशियो का टेस्ट होता है। इतना तक आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ एनोवा टेस्ट भी है, तो टेस्टिंग भी आप लोगों को बहुत सारी पढ़नी है, जेड, टी, एफ के साथ साथ एनोवा। बट आपको मनकोवा टेस्ट नहीं पढ़ना है, एनोवा टेस्ट तक आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। और ये तो है क्वालिटेटिव टेस्ट, संख्यात्मक। गुणात्मक टेस्ट भी आपको पढ़ना है, काई स्क्वायर अलग से, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपका इकोनोमेट्रिक्स का, और इसको पढ़ने का तरीका है कि भाई पहले सैम्पलिंग मेथड पढ़िए, फिर एक अच्छा मापक किसको कहते हैं, उसकी ब्लू प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद आ जाइएगा कि जो हमारा एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर, इंटरवल एस्टिमेटर, है ना। एंड कितने तरह की त्रुटियां होती हैं, टाइप 1 त्रुटि क्या है, टाइप 2 त्रुटि क्या है, पावर ऑफ अ टेस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। और इसको करने के बाद आपको कुल मिलाकर करके 6-7 टेस्ट ही पढ़ने हैं, जेड, टी, एफ, एनोवा, और एक जो मैंने बोला गुणात्मक टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट। तो इनको करने के लिए स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि चियांग की बुक बहुत ही अच्छी है, खासकर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए गुप्ता की बुक अच्छी आती है, और सांख्यिकी के लिए अगर आप करना चाहो तो नागर की बुक भी बहुत बढ़िया है एंड काफ़ी अच्छे से लिखी हुई है। अब आ जाओ पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल, पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी पूरे पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, है ना। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड फेडरल फाइनेंस, 4 भागों में। सार्वजनिक आय क्या है, सार्वजनिक व्यय क्या है, वित्तीय संघीय संघवाद क्या है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हम पढ़ते हैं। और फेडरल रिलेशन क्या है, फेडरल रिलेशन वित्तीय जो संघीय संघवाद मैंने बोला, इसको हम पढ़ते हैं। तो 4 भागों में बांट करके इसको आप पढ़िए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ये काफ़ी बिखरा हुआ सिलेबस है। जैसे देखो यहाँ पर सोशल मेरिट मिक्स्ड क्लब गुड, ये क्या है, तो ये जो आपको वस्तु पढ़नी है, सामाजिक वस्तु किसको कहते हैं, मेरिट वाली वस्तु, क्लब वस्तु, ये सारे आपको पर्यावरण वाले चैप्टर में भी मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो उसको आपको यहाँ पढ़ना है। इन सभी वस्तुओं को पढ़ने के बाद सबसे पहले आप पढ़ना पब्लिक रेवेन्यू, है ना। जो सार्वजनिक आय है वो क्या है, सार्वजनिक आय से संबंधित आपके कौन कौन से चैप्टर हो जाएंगे। पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है सार्वजनिक आय के, उसका प्रभाव क्या है। फिर आप टैक्सेशन पढ़ोगे, है ना। करारोपण, करारोपण में इंसिडेंस, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। करारोपण का प्रभाव क्या है और
करारोपण में किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किस पर कम प्रभाव पड़ता है, इसको हम ग्राफ से भी समझते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन, यहाँ पर जीएसटी आपका आ जाएगा, पुराना वाला जो वैट था वो भी पढ़ सकते हैं। इलास्टिसिटी एंड बायोवेंसी ऑफ टैक्सेशन, कर उत्प्लावकता का सिद्धांत बहुत ईजी है कि कोई भी कर उत्प्लावक तब कहा जाता है जब उस कर से इतनी आय हो जाए कि आर्थिक विकास होता है। और कर वंचन क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन एंड पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया, अभी तक कितने कर सुधार हैं, टैक्स रिफॉर्म कितने हुए हैं, जीएसटी का क्या प्रभाव हमारे पर पड़ा है, और सब्सिडी का क्या मुद्दा है। तो ये सारे आपको किस पर आ जाएंगे, पब्लिक रेवेन्यू पर। उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपको विजमैन पिकॉक का हाइपोथेसिस है, लेवियाथन हाइपोथेसिस, निस्कैनन मॉडल। लेवियाथन एंड निस्कैनन बुक में नहीं मिलेगा, इनके साइट से जा करके, और इन दोनों पर मैंने वीडियो भी बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, लेवियाथन हाइपोथेसिस एंड निस्कैनन मॉडल। फिर है पब्लिक चॉइस थ्योरी, मतलब बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट की खर्च सरकार को कैसे करना चाहिए, पब्लिक के चॉइस के अनुसार करना चाहिए या प्रायोरिटी के अनुसार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया गया, स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो लेवियाथन, निस्कैनन, पब्लिक चॉइस थ्री, ये इनसे संबंधित है, राइट। फिर पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण है ना, उसके स्रोत क्या है, उसका सार्वजनिक ऋण का जो है बोझ किस पर पड़ता है, इसका प्रभाव क्या है, और सार्वजनिक ऋण का मैनेजमेंट सरकार कैसे करती है ना, सरकार इतना खर्चा करती है, उसके लिए ऋण लेती है, तो सरकार इन ऋणों का मैनेजमेंट किस तरह से करती है। एंड फोर्थ मैंने बोला फेडरल फाइनेंस या संघीय संघवाद, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है कि सेंटर ऑफ फाइनेंस का फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है। तो ये आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स का बहुत ही बिखरा हुआ सिलेबस है, इसको 4 भागों में मैंने बांट दिया। एंड इसके लिए आर.एल. लेखी की बुक बहुत ही अच्छी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर आ जाता है स्टूडेंट थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इसमें आपको विभिन्न सिद्धांत पढ़ने हैं, है ना, कंपैरेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, इसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये था पेपर 2। अब आ जाओ पेपर 1 पर। पेपर 1 का जो सिलेबस है ये काफ़ी लंबा सिलेबस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और वेलफेयर इकोनॉमिक्स को क्लब किया हुआ है, ठीक है। कल्याण अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग होता है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, बट इसमें क्लब किया हुआ है माइक्रो के साथ। तो माइक्रो देखो बहुत ही अच्छी बुक है, एच.एल. आहूजा की बुक, जिसका हिंदी का PDF भी उपलब्ध है ऑनलाइन, और एच.एल. आहूजा से आप पढ़ते हैं तो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। इसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर में आपको सबसे पहले तो भी आप शुरू करना मांग के नियम से, फिर यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, ठीक है। एंड मांग का जो नियम आप पढ़ते हो, मांग जो चैप्टर है उसमें आपको बहुत तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। एंड ये जो आपका सिलेबस है माइक्रो का, ये सिलेबस बहुत बढ़िया है, कोई भी चीज़ छोड़ा हुआ नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है ना। जैसे डिमांड थ्योरी क्या है, बाजार का मांग वक्र क्या है, मांग की लोच क्या है, ठीक है, और नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी, बाह्यताएं, बैंड वैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट, फिर अनाधिमान वक्र क्या है, और उसमें भी देखो गुड्स, बैड्स एंड न्यूट्रल्स, गुड्स, बैड्स और न्यूट्रल, इसको मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया, आप देख सकते हो कि इन सभी में अनाधिमान वक्र किस तरीके से काम करता है। इसके बाद नॉर्मल गुड क्या है, इंफीरियर क्या है, गिवन गुड क्या है ना। तो माइक्रो का चैप्टर काफ़ी डिटेल में है और बहुत ही बढ़िया ये सिलेबस बनाया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्शन चैप्टर पे। प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, क्योंकि इससे सवाल आता है, इसके ग्राफ से सवाल आता है। फिर आइसोकॉन्ट है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड माइक्रो में स्टूडेंट नो शॉर्टकट, खुद से ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना करके उसको लिखिए, अंडरलाइन कीजिए और उस पर MCQs बनाइए। ज़्यादा MCQs पर बेस्ड नहीं रहना है, अपना नोट्स तैयार हो जाए टाइमली और उसको रिवीजन आप अच्छे से कर पाओ, इस पर फोकस रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल ज़्यादा रिपीट नहीं होते। अपना एक अच्छा एक नोट्स होना चाहिए, तो थोड़े बहुत MCQs बना करके एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा फ्लो तैयार हो जाना चाहिए। एंड माइक्रो में खुद के हाथ से बनाए हुए अगर आपके ग्राफ रहेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से आपको सब याद रहता है। इसके बाद आपका जो आ जाता है इसमें फैक्टर प्राइसिंग भी आप लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा है ये सिलेबस। पीक लोड प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस पढ़नी है। एंड फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आ जाओ तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, मार्केट फेलियर, ठीक है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सारे आपको पढ़ने हैं।
यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट बहुत ही ईजी होता है, मैक्रो और मॉनेटरी का मिला हुआ ये सिलेबस है। मैक्रो में आपको नेशनल इनकम से शुरू कीजिए, उसके बाद जो कंजम्पशन हाइपोथेसिस है कीन्स का, पोस्ट कीन्सियन, उसको करने के बाद स्टूडेंट आपको पोस्ट कीन्सियन थियरी ऑफ मनी पर आ जाते हैं, बॉमोल का, टोबिन का, फ्रीडमैन, पैटिंगटन, रियल बैलेंस इफेक्ट। ये तो पूरा डिटेल में आपको करना ही करना है, ठीक है। एक्सेलरेटर, मल्टीप्लायर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप MC वैश्य या फिर MC वैश्य से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका मैथ नहीं छूटेगा, बहुत ही बढ़िया बुक है। और इसके अलावा आहूजा ने भी बहुत ही अच्छे से मैक्रो लिखा है, ठीक है। टॉबिन क्यू थियरी, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, ट्रेड साइकिल मॉडल। एंड एक इसमें थोड़ा सा दिया है स्टिकी प्राइस, मेन्यू कॉस्ट, उसको मैं अलग से करा देती हूँ, इफिशिएंसी, वेज हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें भी आपका मॉनेटरी का भी सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना है ISLM मॉडल को ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत ही पेचीदे सवाल आते हैं, ठीक है। कि IS वक्र जब वर्टिकल होता है तो कौन सी थियरी इफेक्टिव होती है, LM वक्र जब वर्टिकल होता है तब कौन सी थियरी, कौन सा पॉलिसी जो है इफेक्टिव होता है, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी। तो इस तरीके के सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं। एंड इसके अलावा इसमें जो और इम्पॉर्टेंट है, डिमांड फॉर मनी का चैप्टर है ना, बॉमोल की थियरी क्या कहती है, टॉबिन की थियरी क्या कहती है, ये आपको एग्जाम के पहले एक फ्लो में आपको रटा हुआ हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको सारे ही ग्रोथ मॉडल पढ़ने हैं। एंड ग्रोथ के साथ साथ इसमें आपको पर्यावरण का चैप्टर भी डाल दिया है, ठीक है। तो ग्रोथ में सबसे पहले तो आर्थिक विकास क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, उसकी मापक क्या है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको एंटाइटलमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, अमर्त्य सेन का भी इसमें हम पढ़ेंगे। ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेड ऑफ, मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी में लॉरेंज कर्व, गिनी कोएफिशिएंट। इसको करने के बाद आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ मॉडल शुरू किया लिविस से, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट यू कि एडम स्मिथ और रिकार्डो भी कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। एडम स्मिथ, रिकार्डो के बाद लुइस पर आएंगे, फिर फायरेनिस, हैरडोमर, सोलो, कार्डोर। उजावा लुकस मॉडल ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन, रॉबिन्सन का मॉडल भी पढ़ना है। टेक्नोलॉजी का एम्बॉडीड एंड डिसएम्बॉडीड, हिक्स एंड हैरेड, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इतना करने के बाद स्टूडेंट यहाँ तक आपका डेवलपमेंट का सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर पर्यावरण का चैप्टर शुरू होता है, चूंकि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये एक और पेपर आपका पर्यावरण अर्थशास्त्र है। मार्केट फेल कैसे होता है, ठीक है, मार्केट फेल कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण है। अब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सब आपको उसी से संबंधित है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट अगर सरकार बनाती है तो वो प्रोजेक्ट सरकार को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस, ठीक है। थियरी ऑफ एनवायरमेंट रेगुलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मॉडल ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट एंड कोजियन अप्रोच, इससे बहुत सवाल उठते हैं। कोजियन अप्रोच एंड प्रॉपर्टी राइट से सवाल बहुत सारे आते हैं। ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट, कौन कितना पॉल्यूशन फैला सकता है, इसके लिए कार्बन कैपिंग चलती है, कार्बन ट्रेडिंग चलती है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट COP27 की जो समिट हुई थी उसको भी आप इसमें जोड़ करके पढ़ना, ठीक है। थोड़े से जो इसमें लास्ट में चैप्टर दिए गए हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 एंड यूरोजोन क्राइसिस, तो इसको भी आपको इसमें ऐड करना है। तो ये बहुत ही बड़ा सिलेबस है, लेकिन डेवलपमेंट का सिलेबस छोटा है। पर्यावरण अर्थशास्त्र का सिलेबस RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादा डाला हुआ है। एंड पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट आए थे, काफ़ी टफ आए थे, तो इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से आपको करनी चाहिए एंड काफ़ी डिटेल में आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर दिया है एंड इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।